हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है क्लास 11th के चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर पे। हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो मतलब नाम से ही टफ लग रहा है लेकिन होता बहुत ही सिंपल है, उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो इस टॉपिक का नाम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाँ जी, डिफ्यूजन बहुत अच्छी सी टर्म है डिफ्यूजन, और बहुत ही सिंपल सी टर्म है डिफ्यूजन। इस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को डियर स्टूडेंट्स प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या राइज करता है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन चीज़ क्या है, इसको समझने के लिए हम हमारी डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूँ, आप सब लोग परफ्यूम्स तो यूज़ करते होंगे, राइट? तो जब आप परफ्यूम अप्लाई करते हो तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जो उसकी मतलब ओडोर होती है, लाइक ठीक है, फ्रेग्रेंस होती है, वो क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है। या जो आपके पास कोई पर्सन नेक्स्ट जो आपके पास बैठा है, आपको उसकी परफ्यूम की खुशबू आ जाती है और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो भी हाँ इसने परफ्यूम लगाया। तो वो कैसे होता है? दिस इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है ऐसी टेंडेंसी गैसेस की, लिक्विड की या सॉलिड की भी, वो अपने आप को पूरे के पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई कर ले। समझ पा रहे हैं? तो डिफ्यूजन ये होती है, मतलब भी आप देखिए परफ्यूम लगाया तो परफ्यूम कहाँ कहाँ एस्केप कर सकता है, पूरे एनवायरनमेंट में एस्केप कर सकता है। तो वो जहाँ जहाँ फैल सकता है उसकी वो जो टेंडेंसी, उसकी वो ऑक्यूपाई करने की स्पेस की टेंडेंसी ही डिफ्यूजन होती है। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और यदि मैं आपको यही डेफिनेशन गैसेस के टर्म्स में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली इसके अंदर हम यही देखेंगे ना भी गैसेस की टर्म में कैसे हो रहा है डिफ्यूजन। तो गैसेस की टर्म में भी डिफ्यूजन हम ये कह सकते हैं फ्रॉम अ कंसंट्रेशन ऑफ हायर टू लोअर। जब डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करती है, जब मूवमेंट टेक प्लेस करती है पार्टिकल्स की, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और भी कह सकती हूँ भी, मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, वो कंटेनर अभी क्लोज्ड है, ठीक है? तो जैसे ही हमने कंटेनर ओपन कर दिया तो गैस अंदर से बाहर एस्केप करेगी। तो मतलब उस गैस की वो टेंडेंसी भी हायर कंसंट्रेशन, एक कंटेनर के अंदर जहाँ वो फिल्ड है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ से वो जब बाहर जाएगी, एस्केप करेगी टू अ कंसंट्रेशन ऑफ लोअर, तो वो जो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी है भी, वो उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, बाहर वाले एनवायरनमेंट में फैल जाएगा, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझ पा रहे हैं? तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में सबसे पहले मैंने आपको डिफ्यूजन बताया डियर स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक्स खोल लेनी है और डेफिनेशन नोट डाउन करनी है। टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं डिफ्यूजन की। अब हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ गैसेस। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन थी भी, एक किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी भी वो अपने आप को पूरे स्पेस में ऑक्यूपाई कर ले। लेकिन गैसेस के टर्म्स में क्या डेफिनेशन होती है, तो हेडिंग डाल लीजिए डिफ्यूजन, डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ गैसेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो गैसेस के केस में क्या डेफिनेशन होती है, मूवमेंट होती है कहाँ से, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे। हायर प्रेशर से मूवमेंट कैसे होगी, अगर देखिए वेसल जो है वो क्लोज्ड है, अंदर बंद है, तो ऑब्वियसली जो पार्टिकल्स हैं वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि गैसेस का काम क्या होता है, एस्केप करने का काम होता है ना। गैसेस के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो वो एस्केप बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर कंटेनर बंद है तो वो उस कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब उस कंटेनर के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर में जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, यानी कि एस्केप करेंगे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो आप लिखिए इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में टेंडेंसी ऑफ गैस टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। गैसेस के केस में क्या होता है, ऐसी टेंडेंसी जब गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, यानी कि इनसाइड द कंटेनर से आउटसाइड द कंटेनर मूव कर रहा है, कब तक करेगा वो मूव, कब तक गैस एस्केप करेगी, जब तक अंदर और बाहर का पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता, until its partial pressure becomes equal on both the sides. So this is called diffusion. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कैसे, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। एक सेकेंड, हाँ जी, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ भी, मान लीजिए, ओहो देखिए, अगर मैं कहूँ बल्ब है हमारे पास, ये दो बल्ब कनेक्टेड है,
ये बल्ब ए है, ये बल्ब बी है, और यहाँ बीच में लगी हुई है स्टॉप कॉक जो कि क्लोज्ड है। स्टॉप कॉक जो कि क्या है, क्लोज्ड है। और एक साइड पर मैं आपको बोलती हूँ भी N2 प्रेजेंट है, और एक साइड पर मैं बोलती हूँ सेकेंड बल्ब में O2 प्रेजेंट है। N2 जो प्रेजेंट है इसका मैं बोलती हूँ प्रेशर है 5 atm, और O2 जो प्रेजेंट है इसका प्रेशर मैं बोलती हूँ 10 atm है। सो आप देख सकते हो मैंने क्या बोला, दो बल्ब हैं, दोनों कनेक्टेड हैं, बीच में एक स्टॉप कॉक है जो क्लोज्ड है। अगर स्टॉप कॉक जो है क्लोज्ड है इसका मतलब क्या होता है भी, ना तो इधर वाला जो हमारी गैस है वो इधर एस्केप कर सकती है और ना ही इधर वाली गैस इधर जा सकती है, क्योंकि स्टॉप कॉक बंद है ना। तो यहाँ पर N2 5 atm प्रेजेंट है, इसका प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और O2 का 10 atm। अब मैं अगर आपको कंडीशन दूँ भी, यही जो मेरा बल्ब है इसकी जो स्टॉप कॉक है उसे ओपन कर दिया जाए। अगर ये ओपन कर दिया जाएगा तो गैस क्या करती है, गैस एस्केप करने की कोशिश करती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। गैसेस की टेंडेंसी होती है भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। कहाँ से कहाँ जाए, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ट्रैवल दोनों गैसेस करेंगी, इधर वाली भी करेगी उधर वाली भी करेगी, लेकिन कब तक करेगी, जब तक उनके पार्शियल प्रेशर क्या हो जाते हैं, इक्वल नहीं हो जाते, तब तक करेंगे। तो यहाँ देखिए N2 5 atm है, N2 यहाँ पर थी और N2 यहाँ से यहाँ पर भी ट्रैवल करेगी, ठीक है। 5 atm है, कब तक ट्रैवल करेगी, जब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो मतलब जब N2 2.5 atm इधर हो जाएगा और जब N2 इधर भी आ जाएगी 2.5 atm, तो N2 जो है वो एस्केप करना बंद कर देगी और ट्रैवल नहीं करेगी। वो सिर्फ 2.5 atm ही ट्रैवल कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि इन केसेस में इसका पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाता है। अब सिमिलरली O2 है, O2 है, यहाँ पर O2 प्रेजेंट थी, O2 10 atm है, कितना ट्रैवल करेगी, तब तक ट्रैवल करेगी जब तक उसका पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। टोटल 10 था, दोनों तरफ इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो मतलब यहाँ पर जब 5 atm प्रेशर रह जाएगा और यहाँ पर क्या है 5 atm प्रेशर आ जाएगा, किसका, O2 का, तब तक ये गैसेस क्या करेंगी, ट्रैवल करेंगी। तो आप समझ पा रहे हो ये क्या है, एक तरह का प्रोसेस है डिफ्यूजन का। मतलब गैसेस क्या करेंगी, मूव करेंगी फ्रॉम अ रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, N2 तो मतलब कैसे कह सकते हैं भी हायर से लोअर है। बल्ब ए में सिर्फ N2 प्रेजेंट थी, क्या बल्ब बी में N2 थी, नहीं थी। मतलब कि यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर N2 की कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है। मैंने बोला गैसेस मूव करती है फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, मतलब हायर से लोअर में ट्रैवल करेगी, मतलब N2 इधर से इधर जाएगी। सेकेंड चीज़, अब O2 का केस लेते हैं, यहाँ पर भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में उसने ट्रैवल करना है। यहाँ पर B बल्ब में 10 atm है, लेकिन A बल्ब में जब स्टॉप कॉक जो था क्लोज था तब 0 कंसंट्रेशन थी, तो हायर से लोअर में यानी कि O2 इधर से इधर ट्रैवल करेगी। कब तक करेगी, जब तक उसके पार्शियल प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते, यानी कि 5 atm होंगे तो अब ये ट्रैवल करना बंद कर जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। परफ्यूम जो आपको मैंने डेली लाइफ का एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब एक स्टूडेंट्स टर्म आपको देखने को मिलती है इफ्यूजन, एक टर्म आपको देखने को मिलेगी इफ्यूजन, EFFUSION। इफ्यूजन क्या चीज़ होती है, आप सब मुझे एक चीज़ सोच के बताइए। आपने गुब्बारा देखा होगा, है ना। अगर मैं गुब्बारा भी बोलूँ या मैं कहूँ भी, हम एक छोटे से होल से, यहाँ पर क्या है देखो, कंसंट्रेशन जो ट्रैवल कर रही है, ये जो गैसेस डिफ्यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक इस सिलेंड्रिकल वायर्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है गैस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ एक छोटे से टाइनी होल से जब गैस डिफ्यूज़ करती है, उस प्रोसेस को इफ्यूजन बोलते हैं। इफ्यूजन भी एक अनदर मतलब मैं कहूँ टर्म है फॉर डिफ्यूजन, लेकिन फ्रॉम अ टाइनी होल। यहाँ पर डिफ्यूजन किसी भी तरीके से हो सकती है। परफ्यूम आप लगा रहे हो तो एक कंटेनर आप ले रहे हो, यहाँ कंटेनर ले रहे हो, कंटेनर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक टाइनी होल, बैलून है, बैलून के अंदर मैं छेद कर देती हूँ तो क्या होगा, गैस अंदर से बाहर चली जाएगी, एक टाइनी होल से गैस पास आउट करेगी। अंदर जो हमारा बैलून है उसके अंदर गैस भरी हुई है, तभी वो फूला हुआ है, उसके अंदर मैंने पिन मारी या मैंने उसको ओपन कर दिया उसके माउथ से, तो क्या होगा, एक छोटे से टाइनी होल से वो गैस उस बैलून के अंदर से बाहर आएगी। मतलब ये जो प्रोसेस है तो ये भी डिफ्यूजन ही है, तो गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आना, लेकिन इस प्रोसेस को इफ्यूजन बोलते हैं जब डिफ्यूजन जो है वो टाइनी होल से अकर करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप इसको नोट करोगे, फिर हम नोट करेंगे इफ्यूजन की डेफिनेशन। सो यस स्टूडेंट्स, अब आप इफ्यूजन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इफ्यूजन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है, बट फ्रॉम अ थिन टाइनी होल,
एक छोटे से पतले से पिन जितने होल से जब ट्रांसफ़र होती है गैस की, है ना, एस्केप होती है गैस, उसे बोलते हैं एफ्यूजन। ठीक है, ये पिन होल इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल एरिया। तो आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अभी तक मैं आपको बता रही थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो आज का हमारा टॉपिक है, उसमें टर्म डिफ्यूजन क्या चीज़ है। अब हम देखेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन तो पता चल गया, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है किसी भी गैस की, राइट। ठीक है, अब ये चीज़ राइज करती है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ग्राम जो साइंटिस्ट था, मतलब ग्राम्स लॉ बेसिकली है क्या, ये क्या स्टेट करना चाहता है। तो ग्राम्स लॉ में ये स्टेट करता है, इससे पहले एक चीज़ आपसे पूछती हूँ। मान लीजिए, ठीक है, मैं मान लीजिए, चलो मैं तो मीडियम साइज़ हूँ, ना पतली ना मोटी। अगर मैं कहूँ बहुत पतली कोई लड़की है और एक बहुत मतलब मोटी लड़की है, उन दोनों को, ठीक है, कोई बुरा मत मानना अगर आप में से कोई मोटा है पतला है, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ, ठीक है। दोनों जो मोटे हैं वो भी अच्छे लगते हैं, जो पतले हैं वो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम रेस में मतलब बोले भी आप रेस कीजिए, भागिए एक जगह से दूसरी जगह, तो कौन जीतेगा? बट ऑब्वियसली जो पतला है वो जीतेगा। अब आप में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो कहेगा नहीं मैम ऐसा नहीं होता, हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक जनरल थॉट प्रोसेस कह रही हूँ भी। अगर बहुत ही फैट इंसान को और बहुत ही पतले इंसान को मैं साथ में रेस लड़वाती हूँ तो ऑब्वियसली पतला जीतेगा, क्योंकि मोटे को टाइम लगेगा, पतले को टाइम नहीं लगेगा। सिमिलरली गैसेस के केस में होता है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसको एस्केप होने में टाइम लगता है, और जिसका मास कम होता है वो जल्दी एस्केप हो जाता है, क्योंकि वो जल्दी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन मोटे वाला कम ट्रैवल कर सकता है, तो वो बहुत टाइम लगाएगा एस्केप होने में। हो तो वो भी एस्केप जाएगा, फिनिश लाइन तक दोनों इंसान पहुंचेंगे, लेकिन जल्दी कौन पहुंचेगा? पतले वाला पहुंचेगा, क्योंकि उसका वेट जो है वो उसे अफेक्ट नहीं करेगा, वो तेज़ रन कर सकता है ना। लेकिन मोटे वाला थक जाएगा, उसे पानी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो अब यही हमारा जो है जो गैस लॉ है एक्सप्लेन करता है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझने के लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ डायग्राम। मैं बोलती हूँ कि ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में एक तो मेरे पास H2 प्रेजेंट है और एक O2 प्रेजेंट है। मैं आपसे पूछती हूँ इन दोनों में से सबसे पहले एस्केप कौन करेगा? तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही बोलता है भी एस्केप सबसे पहले वो करेगा जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है। H2 का मॉलिक्यूलर मास O2 के कंपैरेटिव कम है। H2 का होता है 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ 2 है तो 2 हो गया। O2 का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है? 32 ऑब्वियसली ज़्यादा है, इसीलिए H2 जो है एज़ कम्पेयर टू O2 जल्दी एस्केप करेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हेडिंग डाल लीजिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। सो ये स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या स्टेट करता है देखिए। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इनके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मतलब स्पीड डिफ्यूजन की, भी कितनी जल्दी गैस एस्केप करेगी। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस की जो रेट है, एस्केपिंग टेंडेंसी है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू, वो क्या होगा? रेट डिफ्यूजन का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, यानी कि रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। समझ पा रहे हो? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जब प्रेशर और टेम्परेचर की सेम कंडीशंस होंगी उस टाइम पर रेट जो है किसी भी गैस का, यानी कि उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी किसी भी गैस की, स्पीड किसी भी गैस की भी वो कितनी जल्दी एस्केप कर जाएगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास के। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और राइज करती है, ये जो चीज़ है ये आई कहाँ से? ठीक है, इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो हमें पता होना चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर इनटू एरिया अपॉन रूट ऑफ मास इनटू टेम्परेचर। ये जनरल फॉर्मूला है हमारा। अब इस बेसिक जनरल फॉर्मूला में प्रेशर, देखो मैंने क्या बोला, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, साथ ही साथ एरिया भी क्या होगा? सेम रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें जब सिमिलर हैं तो यहाँ से ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया भी रेट क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते, हम सीधा इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ने इसी फॉर्मूला में से डिराइव करके बताया भी अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर प्लस एरिया, एरिया भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मास। अब आता है फॉर डिफरेंट गैसेस। ये तो हो गया भी कोई सिंपल गैस के लिए आपको दे दिया जाए। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ भी 2 गैसेस हैं तो कैसे निकालोगे? फॉर डिफरेंट गैसेस या मोर देन 1 गैस। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं? अब ये जो सारा कुछ है ना, ये जब ये तब लगाया जाता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसे केस 1 लिख दीजिएगा, इसे ना केस 1 कहिएगा।
जब प्रेशर क्या ले रहे हैं हम, कांस्टेंट ले रहे हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो केस 1 में डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, देखो R1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये फर्स्ट गैस का ले लिया। सिमिलरली हम सेकेंड गैस का ले लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, R2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/√m2। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, कैसे इक्वेट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर हम क्या डिराइव करते हैं, एक बार आप क्या करो, इसको नोट कर लो, मैं इसे रेस कर रही हूँ जनरल फॉर्मूला को, ठीक है। अब देखो हाँ जी, मैंने आपको क्या बोला, मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, राइट। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करती हूँ क्या होगा, R1/R2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब ऊपर क्या आएगा, M2/M1। क्यों ऐसे आएगा, क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, इसे डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल हम यहाँ से अगर हमें दो गैसेस दे दी जाती है, हमें उनके मॉलिक्यूलर मास दे दिए जाते हैं, तो वो हमसे पूछता है भी रेशियो निकालो उनकी रेट का। तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या फिर हमसे ये भी पूछ सकता है भी एक का रेट ऑफ डिफ्यूजन दे दिया और दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर मास दे दिए, तो आप सीधा से दूसरे का रेट ऑफ डिफ्यूजन बता सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का। इसको फटाफट से डियर स्टूडेंट्स नोट करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से शुरू करेंगे। पहले आपने इस फॉर्मूला को लिखना है, फिर लिखना है फॉर डिफरेंट गैसेस, पहले ये फर्स्ट गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए, नाउ डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट दिस फॉर्मूला। सो ये स्टूडेंट्स, अब अभी जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उससे बेस्ड हम करेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस, फिर हम डिटर्मिनेशन करेंगे थ्रू डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो। सो सबसे पहले मेथड जो मैंने आपको बताया, अगर हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो हम कैसे बता सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए डियर स्टूडेंट्स, calculate ratio of rate of diffusion of helium gas to methane gas. Helium gas टू मीथेन गैस। फटाफट से रेशियो कैलकुलेट कीजिए रेट ऑफ डिफ्यूजन का, ठीक है, ऑफ हीलियम गैस टू कौन सा गैस, हमारी मीथेन गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो गैसेस दी गई हैं, R1 हम बोल देते हैं भी हमारी हीलियम गैस है और R2 हम बोल देते हैं भी हमारी मीथेन गैस है, यानी कि CH4 है, ठीक है। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, R1/R2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ M2/M1, मानते हो, है ना। अब देखो R1 क्या है, हमने लिया हीलियम, तो R हीलियम अपॉन R2 क्या लिया है हमने, मिथेन, तो R CH4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ M2। M2 किसका मास है, R2, मतलब यहाँ पर अब आएगा मास ऑफ CH4 अपॉन मास ऑफ हीलियम। क्लियर है। अब आप कैलकुलेट कर लेते हैं पहले CH4 और हीलियम का मास। तो CH4 का क्या होता है, कार्बन का क्या मास होता है 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, और कितने हाइड्रोजन है 4, तो कितना आ गया 16 आ गया। और हीलियम का डियर स्टूडेंट्स होता है 4, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यूज में इक्वेट करेंगे, क्या आएगा यहाँ से देखो, R हीलियम अपॉन R CH4 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 16/4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे कट गया, R हीलियम अपॉन R CH4 इज इक्वल्स टू रूट 4, यानी कि क्या होगा 2। तो क्या रेशो आई है 2/1, इसको क्या बोलेंगे 2:1। अब ये सारे बच्चे तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बच्चे पता है कहाँ गलती कर देते हैं, ऑप्शन में आपको देगा 1:2, सेकंड ऑप्शन देगा 2:1, तो बच्चे गलती कर देते हैं, कई बार 1:2 लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, ऑफ हीलियम गैस टू मीथेन गैस, हीलियम गैस ऊपर होनी चाहिए, मीथेन गैस नीचे होनी चाहिए। हीलियम गैस ऊपर है तो क्या रेशो आई 2:1, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करोगे। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सो ये स्टूडेंट्स, अब आता है सेकेंड क्वेश्चन, तो लिखिए कैलकुलेट रेशो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, किनका निकालना है आपने, हीलियम
रेशो मीथेन रेशो SO2, He रेशो CH4 रेशो SO2, राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, सो कैलकुलेट रेशो ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ मैं गलती से रेट लिख बैठी, रेशो कर लीजिए इसे, तभी मैंने रेशो लिखा है, तभी मैंने यहाँ रेशो लगाया। अभी पहले हीलियम की, फिर अपनी CH4 की रेशो, फिर SO2 की रेशो, कुछ इस प्रकार से इसे करना है। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन? रेट ऑफ डिफ्यूजन का हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन तीनों की रेशो निकालनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 R2 R3 बोल दूँ, या मैं ऐसे कह लूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम का स्क्वायर रूट। सेकेंड, CH4 का भी ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ CH4। थर्ड हमारा SO2 है, तो इसका भी हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं। उससे पहले आप कहोगे मैम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम K लिख सकते हैं, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू K लिख देते हैं। हम यही करते हैं ना, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम उसे K से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अभी उसकी जगह K आ गया। तो अब इन तीनों के रेट की जगह हम ये लिख सकते हैं, पहले हमने हीलियम का लिखना है, हीलियम का क्या आएगा, K अपॉन रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम रेशो K अपॉन रूट ऑफ मास ऑफ CH4 रेशो K अपॉन रूट ऑफ मास ऑफ SO2। मानते हो? अब K सब में कॉमन है तो K कट जाएगा। अब देखो 1 बाय रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम, हीलियम का मास कितना होता है 4, फिर रेशो 1 बाय रूट ऑफ CH4, CH4 का मास होता है 16, प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला ही था। फिर SO2 का स्टूडेंट्स मास होता है 64। ठीक है, ये भी कैलकुलेट कैसे किया, सल्फर का होता है 32 और 2 ऑक्सीजन, ये भी 32 प्लस 32 64 होता है। तो यहाँ से अब देखिए, अब आप क्या लिख सकते हो, रूट से रूट सारों के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सब पे रूट है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको आपको 4 पे डिवाइड कर देते हैं। सो इट इज़ 1 रेशो 4 रेशो 16, नहीं एक सेकेंड, ऐसे नहीं होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है। तो आप पहले क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ करते हैं, इनको रूट को काटते नहीं, इनके रूट को काटेंगे नहीं, आप ना डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। रूट 4 को आप क्या बोलते हैं 2 रेशो, रूट 16 को क्या बोलेंगे 4 रेशो, रूट 64 को क्या बोलते हैं 8 का स्क्वायर होता है, तो 1 मतलब 1/8 हो गया। अब देखो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ भी ये सिंपल उसमें आ जाए, इन सबको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 रेशो 2 रेशो 1। जो बड़ा नंबर है ना उससे मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, तो हमारी रेशो क्या आ गई 4 रेशो 2 रेशो 1। मैंने कैसे किया, मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो मैंने आपको बोला अभी आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है इन 3 गैसेस का, हीलियम का, CH4 का, SO2 का। हमें रेट का फॉर्मूला पता है, दैट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रूट ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमने तीनों के लिए फॉर्मूला लगा दिया, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हमने K लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के फॉर्मूला को यहाँ पुट करेंगे, K तीनों के कैंसिल हो गए। अब मॉलिक्यूलर मास पुट करते हैं, तो हीलियम का 4 होता है, CH4 का 16 होता है, SO2 का 64 होता है। अब मैं रूट को काटूंगी नहीं, कहीं आप बोलो मैम ने काट दिया था, आप सिंपल रूट तो तीनों को निकाल सकते हैं ना। रूट 4 को लिखते हैं 2, रूट 16 को 4 और इसको 8। अब ये सारे डिवाइड में है इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ताकि ये सिंपलेस्ट रेशो में आ जाए। तो मैंने सबसे बड़े नंबर से किया ताकि हम मतलब सिंपलेस्ट रेशो में, अब 1 को फर्दर डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने बड़े नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारे उससे मतलब डिवाइड हो रहे थे। तो 2 को अगर मैंने मतलब 8 पे डिवाइड किया 4 को इससे किया तो 2 और 8 को 8 से किया तो 1। तो क्या रेशो आ गई 4 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके पहले इसको क्या करोगे नोट करोगे। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम चलते हैं हमारी डिटर्मिनेशन पे। भी हम और क्या तरीके हैं भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट को। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेट को डिटरमाइन करने के। एक तो मेथड आपको बता दिया मॉलिक्यूलर मास वाला, दूसरे मेथड्स कौन से हैं वो भी देखेंगे। जब भी स्टूडेंट्स मैं ये रेस कर रही होती हूँ आपका एक ही काम होना चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको फटाफट से रिवाइज कर लो। अब जो क्वेश्चन दूंगी मेरा मोटिव ये है भी पहले आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए, हालांकि हल्का सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है बट स्टिल एक बार ट्राई कीजिए, बाकी करवा तो मैं दूंगी आपको, है ना। तो अब देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन
क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ डिफ्यूजन of an unknown gas, मतलब हमें पता नहीं कौन सी गैस है, इसका रेट हमें दे रखा है. द रेट इज 1.73 टाइम्स smaller than O2. ठीक है. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस. कैलकुलेट मोलर मास ऑफ अननोन गैस. तो ऐसे तरह के, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे. ऑफ अननोन गैस क्या क्वेश्चन है देखिए, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, कोई अननोन गैस है जिसका आपको नहीं पता कौन सी है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है 1.73 टाइम्स, पॉइंट है अगर किसी को डेसिमल नहीं दिख रहा है, 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन O2. ऑक्सीजन से 1.73 टाइम्स वो क्या है, छोटा है. ठीक है. सो कैलकुलेट कीजिए मॉलिक्यूलर मास. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन है वो क्या बोलती है, रेट अननोन गैस का O2 से 1.73 टाइम्स छोटा है. तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, O2 से 1.73 टाइम्स छोटा है, मतलब O2 क्या है, 1.73 टाइम्स ज़्यादा है रेट ऑफ अननोन से. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, भी रेट ऑक्सीजन का 1.73 टाइम्स ज़्यादा है अननोन से, क्योंकि वो क्या कहते हैं, रेट ऑफ अननोन गैस इज स्मॉलर, इतना स्मॉलर देन O2. तो ऐसे लिख दिया. अब स्टूडेंट्स हमें रेट का फॉर्मूला पता है. रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. इन्वर्सली को हटाने के लिए कांस्टेंट के ले आते हैं, ये लिख देंगे. ठीक है. अब इसको लगाते हैं. रेट अननोन गैस का हमें मतलब कुछ भी नहीं पता, रेट अननोन गैस का उसने बोला बस इतना दे रखा है हमें. अब रेट को हम क्या लिखते हैं, के इंटू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. अननोन गैस को मैं UG लिख देती हूँ. ठीक है. इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, के इंटू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इंटू 1.73. मानते हो. ठीक है. के से के कैंसिल कर देते हैं पहले ही. अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, 1.73 को मैं इधर ले आती हूँ. मतलब हमने कैलकुलेट क्या करना है, अननोन गैस का मास करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर आ जाएंगे क्योंकि डिवाइड में है. तो क्या आ जाएगा, उस चीज़ को नोट कर लो एक बारी, यहाँ लिख के दिखाती हूँ. हाँ जी. तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, के से के कैंसिल हो गया तो एक तरफ हमारे पास आता है रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. 1.73 को स्टूडेंट्स √3 भी बोलते हैं. √3 की वैल्यू 1.73 होती है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इंटू √3 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. मानते हो. तो सबके रूट कैंसिल हो जाएंगे, है ना. जब रूट सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. अब O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 32 इंटू 3 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस. एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे. मैं आपको फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया. देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस. एक अननोन गैस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन O2. इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन O2, यानी कि जो O2 का रेट है वो 1.73 टाइम्स ज़्यादा है अननोन से. मतलब उसका गुना कर दोगे तो रेट ऑफ O2 आ जाएगा ना. तो ये इक्वेशन आ गई. अब वो कहते हैं अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालो. हमें पता है रेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, भी रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मतलब रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो हमने उसको उससे डिक्टेट कर दिया, के से के कैंसिल हो गया. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ऊपर आ जाए. तो यहाँ से क्या आता है,
मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का जो रूट है इंटू 1.73 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस। रूट सबके कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है और हमें पता है 1.73 को हम √3 भी बोलते हैं, है ना, √3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम मॉलिकुलर मास O2 का पुट करेंगे 32 इंटू 3 करेंगे तो हमारा अननोन गैस का मॉलिकुलर मास आ जाएगा जो कि कितना है 96 ग्राम्स है डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, मतलब जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर मैंने आपको बोला भी प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट रखा जाता है तो रेट जो किसी भी अननोन गैसेस का होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए होंगे। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, टिल देन मैं इसे रेस करती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को और 3 मेथड से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। सो हेडिंग डालिए डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को 3 मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड आता है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। कैसे, देखो वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम कैसे, दैट रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम डिफ्यूज्ड किसी भी गैस के लिए पर यूनिट टाइम, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे फॉर्मूला के तौर पर लिखूं तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम को V/T। अब डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, R1 इज इक्वल्स टू V1/T1, R2 इज इक्वल्स टू V2/T2। तो R1 और R2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू V1/T1 इंटू V2 ऊपर T2। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। और हमें पता है जो R1/R2 होता है वो किसके इक्वल होता है, M2/M1 के स्क्वायर रूट के। तो पहला फॉर्मूला हमारा एक ये डिराइव हो जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब पेपर में अगर आपको वॉल्यूम दे दी जाती है 2 गैसेस की और आपसे पूछा जाता है टाइम टेकन बताइए, मॉलिकुलर मास दे दिया, तो आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू V/T, यानी कि R1 फर्स्ट गैस के लिए V1/T1 और सेकंड के लिए V2/T2। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब सेकंड आता है, अब ये क्यों बोला जाता है वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम, भी कितने टाइम में कितना वॉल्यूम उस गैस ने डिफ्यूज किया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम पहला हमने केस मॉलिकुलर मास वाला लिया, सेकंड हमने वॉल्यूम वाला लिया। अब आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। भी मतलब मान लो आपको बोल दिया जाता है भी 2 गैसेज हैं, मतलब 2 कौन से सबसे पहले डिफ्यूज़ करेगी, अगर एक का डिस्टेंस ज़्यादा और एक का डिस्टेंस कम है तो कैसे करोगे, एक में तो वॉल्यूम की हेल्प से हो गया। अब आता है सेकंड मेथड, भी अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस दे दिया जाता है तो लिखिए सेकंड मेथड डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। मैं इसे रेस कर रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, सेकंड आता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गैस अपॉन टाइम टेकन, भी कितनी देर में उसने वो डिस्टेंस कवर किया। जैसे वॉल्यूम का था सेम इसी का है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। अब फर्स्ट गैस के लिए क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट गैस यानी कि D1 अपॉन T1, ऐसे ही R2 लिख देंगे D2 अपॉन T2। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू D1/T1 इंटू D2/D2। और ये किसके इक्वल होता है R1/R2, रूट ऑफ M2/M1
m1 के इक्वल होता है। तो एक ये हमारा सेकंड फॉर्मूला आ गया, सेकंड मेथड आ गया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन बाय डिस्टेंस। अगर आपको डिस्टेंस पेपर में दे दिया जाता है तो आप उससे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड मेथड आता है अगर आपको मोल्स दे दिया जाता है तो मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, तो तब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड हमारा मेथड होता है वो है मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। भी अगर आपको पेपर में मोल्स के टर्म्स में दे दे तो रेट कैसे निकालना है, तो रेट क्या होता है मोल्स डिफ्यूज, एन से डिनोट करते हैं, पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट गैस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन T1। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस अपॉन T2, टाइम टेकन बाय सेकेंड गैस। डिवाइड करेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय फर्स्ट बाय टाइम टेकन बाय फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड इंटू टाइम टेकन बाय सेकेंड। तो ये सेकेंड मतलब थर्ड फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ गैस क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने आपको तीन मेथड बताए। सबसे पहला मैंने आपको बताया वॉल्यूम दे दिया जाए तो कैसे करोगे, सेकंड डिस्टेंस दे दिया जाए और तीसरा मोल्स दे दिया जाए। सो स्टूडेंट्स ये तो था केस 1, जब प्रेशर को हम क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तब आपको ये सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। अब अगर प्रेशर ही डिफरेंट हो जाए तो क्या है, अभी तक जो हम सारे केस पढ़ रहे थे ना, सारे कौन से थे जब प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। फॉर्मूला मैंने अभी बोला था ना, जनरल फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, रेट का क्या होता है PA अपॉन रूट MT। मैंने क्या बोला था, प्रेशर एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो केस है। अब मैं कहती हूँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर डिफरेंट है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, आइए अब देखते हैं। व्हेन प्रेशर इज केप्ट, व्हेन प्रेशर इज डिफरेंट, सेकेंड केस लिखेंगे व्हेन प्रेशर इज डिफरेंट। फटाफट से इसे इरेज कर लीजिए, मतलब अपनी नोटबुक में नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। हाँ जी, जब प्रेशर डिफरेंट होता है तो स्टूडेंट्स क्या चीज़ हो सकती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो जब प्रेशर डिफरेंट है तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि एरिया और टेम्परेचर तो अभी भी कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर डिफरेंट है, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अब मैं कहूँ भी डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा, R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1 प्रेशर फर्स्ट का अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी फर्स्ट का। ऐसे ही सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक फॉर्मूला जो आ जाएगा वो क्या आएगा, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू P1 बाय P2 रूट ऑफ M2 बाय M1। ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा अगर हमें प्रेशर डिफरेंट दे रखा है। अगर प्रेशर सेम दे रखा है तो आपको बता ही दिया फॉर्मूला। तो अगर प्रेशर सेम होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ M2 बाय M1। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंट है तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वो फिनिश होता है। सो बहुत सिंपल था ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना भी। जब भी गैसेस ट्रैवल करती हैं या डिफ्यूज करती हैं तो वो हाई कंसंट्रेशन से यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में डिफ्यूज करती हैं। साथ ही साथ हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है और जब उसे डिफरेंट रखा जाता है। फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन भी किया और आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।